हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं? कौन से ऐसे 5 नए रामसार साइट्स अभी ऐड हुए हैं? वो कौन सा ऐसा कन्वेंशन है विच प्रमोट्स द सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड? व्हाट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? चाइना का भी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अभी प्रोसेस में है बनने के। 3 मॉड्यूल्स उन्होंने लॉन्च कर दिया है, 2 मॉड्यूल्स उनको और लॉन्च करने हैं। Which is the country which has announced that it is not going to cooperate in the maintaining the International Space Station after 2024. Then, what is GDP? What is the correlation between GDP and employment? Is that correlation good? Is GDP अगर हम is GDP growth is enough for India, or can we assure that if the India is growing, the GDP growth of India is good, then it is also creating commensurate employment opportunity? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आज हम फाइंड आउट करेंगे while doing this हिंदू न्यूज़पेपर। वेलकम, माय नेम इज़ गौतम दीक्षित। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। पहले हम वो न्यूज़ कर लेंगे विच आर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट पेज एंड देन वी विल मूव आउट टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कैन प्रोमिसेस ऑफ इररेशनल पॉल फ्रीबीज बी कर्व्ड, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द गवर्नमेंट। यहाँ पे फ्रीबीज क्या होता है? फ्रीबी कल्चर का मतलब कि इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं लाइक फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, दोज आर कॉल्ड एज फ्रीबीज। अब इन फ्रीबीज को प्रोवाइड कराने के लिए इसके ऊपर खर्चा आता है। वो खर्चा स्टेट के एक्सपेंडिचर में जाता है, वो स्टेट का डेब्ट बनता है। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी अनसस्टेनेबल। ओके, सो नाउ ओवर हियर द सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द गवर्नमेंट दैट कैन इट बी कर्ब्ड, कैन इट बी कर्टेल्ड। ठीक है, वाई द फ्रीबी न्यूज़ हैज़ कम राइट नाउ? क्योंकि इसका रिलेशन श्रीलंका से, बिकॉज श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि वहाँ पे फ्रीबी कल्चर पॉलिटिक्स पे फॉलो किया गया, विच क्रिएटेड अ लार्ज डेप्ट, स्टेट डेप्ट, एंड विच लेड टू इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम अदर सेवरल रीजन्स विच लेड टू कोलैप्स ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। सो नाउ ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी, यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं। देखिए, एक इलेक्शन कमीशन, एक सुप्रीम कोर्ट। देयर आर 2 स्टेक होल्डर्स एंड देयर इज़ अ थर्ड स्टेक होल्डर जिसके बारे में कपिल सिब्बल, जो इस केस से रिलेटेड नहीं है बट वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा जब कि यू हैव बीन अ पार्लियामेंटेरियन, यू आर अ पार्लियामेंटेरियन एंड यू हैव बीन मिनिस्टर ऑल्सो, व्हाट सजेशंस यू हैव ऑन दिस थिंग। तो पहले हम इलेक्शन कमीशन का देखते हैं। इलेक्शन कमीशन इज सेइंग that the election commission cannot regulate state policies and decisions taken by the winning party when they form the government. Such an act without enabling law provisions would be an overreach of powers. So Supreme Election Commission is saying कि हमारे पास कोई ऐसा law नहीं है which curbs the freebie culture in Indian politics to motivate voters to vote for a particular political party. अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं फ्रीबीज के ऊपर तो वो इट विल बी कॉल्ड एज ओवररीच ऑफ पावर बाय द इलेक्शन कमीशन विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है दैट प्रॉमिस ऑफ इररेशनल फ्रीबीज इज अ सीरियस इशू एंड सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर दैट व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन एंड द सुप्रीम कोर्ट सेज द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन फॉर सजेशन। ऑफ फाइनेंस कमीशन, it is also a constitutional body established under Article 280 of the Constitution. Finance Commission recommends the grants to be made to the state and the financial devolution. अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात आई कैसे? तो यहाँ पे जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने कहा कि फ्रीबीज एक बहुत सीरियस इशू है और इसको अगर टैकल करना है तो स्टेट लेवल पे टैकल करना है। इट विल बी अनफेयर टू पुट दिस लाइबिलिटी ऑन द सेंटर। फिर कपिल सिब्बल जी वो एक तरीका निकालते हैं, उस कोर्ट को कहते हैं कि दैट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फाइनेंस कमीशन विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यहाँ पे इनका मतलब है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड द कमीशन वाइल मेकिंग फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स कैन टेक इन टू अकाउंट द डेप्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टेट्स। फाइन, इट मीन्स कि किसको कितना एलोकेट करना है उसको मेजर करने के लिए हम हर पर्टिकुलर स्टेट्स का कितना डेप्ट है, कितना कर्जा है, उसको हम एग्जामाइन कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है कि वेदर दैट स्टेट शुड ऑफर फ्रीबी और नॉट। द नेक्स्ट इज
स्पेक्ट्रम ऑक्शन बिड्स वर्थ ₹1.45 लाख करोड़ प्लेस्ड ऑन डे 1। तो हम जानते हैं कि कल 5G ट्रायल्स 5G ऑक्शन था, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और ऑक्शंस भी था। सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि वो ऑक्शन में जो कलेक्शन हुआ है दैट इज़ ₹1.45 लाख करोड़, विच इज़ द लार्जेस्ट एवर ऑक्शन फॉर टेलीकॉम एयरवेव्स। लास्ट टाइम जो बिडिंग हुई थी दैट वाज ₹80,000 करोड़ एंड ₹90,000 करोड़। अब जो टोटल स्पेक्ट्रम है दैट इज 72,097.85 मेगाहर्ट्ज वर्थ ₹4.3 lakh crore. Okay, and how many private players have participated? So there are 4 private players: Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea and Adani Data Network. The next is जो पिछला ऑक्शन हुआ था 2015 में, वहाँ पे कलेक्शन हुआ था ₹1.09 लाख करोड़, ठीक है। और इस बार जो इंडस्ट्री ने जो ऑक्शन किया है दैट इज ₹1.45 लाख करोड़, विच इज सजेस्टिंग द रिवाइवल ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि एक 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है, वो लास्ट 2 ऑक्शन में बिका नहीं था इन 2016-2021 बिकॉज ऑफ हायर प्राइस, बट इस बार उसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड था। नाउ 5G सर्विस के लिए वी रिक्वायर 2 bands, that is 3300 megahertz and 26 gigahertz frequency band. This is very necessary for rollout of 5G services in India. Now the 5G services in India, as minister says, it will be rolled out by September or October of this year. Okay, now देखिए यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे कौन है। समटाइम्स दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो टेलीकॉम मिनिस्टर इज अश्विनी वैष्णव। द नेक्स्ट इज रशिया टू लीव ISS बिल्ड ओन स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 2024 के बाद रशिया विल नॉट कोलैबोरेट विद अदर स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा, जापानीज स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रशिया विल बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे नासा एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स दे होप टू कीप द स्पेस स्टेशन रनिंग अंटिल 2030, ठीक है। नाउ अबाउट द चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो चाइना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर उसमें हम कोलैबोरेशन देखेंगे तो नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है, जाक्सा का है, जापानीज स्पेस एजेंसी, और रॉसकॉस्मोस इज रशियन स्पेस एजेंसी। और चाइना देखिए इसमें कहीं नहीं है। तो चाइना इज बिल्डिंग इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच विल बी 1/5 टाइम मास, जो उसकी वेट होगी वो 1/5 होगा ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, एंड इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रशियाज फॉर्मर स्पेस स्टेशन विच इज़ कॉल्ड एज मीर, MIR मीर, ठीक है। उस स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन इज ऑफ चाइना। ओके, इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स मतलब कि इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। तो एक है तियानझाओ, ओके, विच विल बी यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट। देन वी हैव तियानहे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ताकि आप उसको अच्छे से लिख सके। तियानहे, TIANHE, तियानहे स्पेस मॉड्यूल, इट इज़ अ कोर मॉड्यूल, okay. And then we have 2 experimental lab. One is Vantian, which was recently launched by China. The next is Mangtian. These 2 are experimental module of Chinese space station, okay. उसके बाद है Zuntian. It will be space telescope module. अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेते हैं। ओके, सो वेन एवर यू आर डूइंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलॉन्ग विद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दिस न्यूज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हम थोड़ा स्पेस के साथ और 5G के साथ कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वी हैव अ एडिटोरियल टू डू टू मेंटेन द कनेक्टिविटी। सो यहाँ पे देखिए बात हो रही है 5G नेटवर्क्स विद लियो सैटेलाइट। व्हाट इज दिस लियो? द फुल फॉर्म ऑफ लियो इज लो अर्थ ऑर्बिट, ओके। सो द फुल फॉर्म ऑफ लियो इज लो अर्थ ऑर्बिट,
ये अप टू 2000 किलोमीटर को हम लो अर्थ ऑर्बिट मानते हैं, अप टू 2000 किलोमीटर। उसके बाद एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ दैट इज़ 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। उसके बाद इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मिडल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली हम वेदर सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वी पुट इन जियो सिंक्रोनस अर्थ सेट ऑर्बिट, ठीक है, विच इज़ 35,786 किलोमीटर अबव। उसके बाद जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स होते हैं जैसे कि जीपीएस, इंडिया का IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल स्पेस सैटेलाइट सिस्टम, उसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पुट करते हैं। उसके बाद जो स्पेस स्टेशंस होते हैं दैट वी पुट इन लो अर्थ ऑर्बिट। सो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, देन चाइना's Tiangong space station, they all are in low earth orbit. So low earth orbit is up to 2000 kilometer, then geosynchronous earth orbit is this 35,786 kilometer, और उसके बीच का जो है वो दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। नाउ इन दिस आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग टू थिंग्स इन 5G नेटवर्क, दैट इज टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जो है, जो जैसे कि आपने देखा होगा कि टावर्स लगाते हैं और उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग टेरेस्ट्रियल नेटवर्क विद सैटेलाइट नेटवर्क, ठीक है। सैटेलाइट नेटवर्क का मतलब कि कुछ सैटेलाइट्स होंगे स्पेस में, दोज विल बी प्रोवाइडिंग 5G सर्विसेज। सो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जो नॉर्मली टावर्स खड़ा करते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क थ्रू सैटेलाइट। नाउ देयर आर सर्टेन इनएक्सेसिबल एरियाज वेयर वी कैन नॉट construct towers, so there we can use satellite network. Fine. The next benefit of satellite network is especially during disaster management. Disaster management mein when we lost communication network, so we can depend upon satellite network, ठीक है। So here if you will just see that there is a renewed interest in integrating the non-terrestrial network, that is the low latency low earth orbit satellite network, that is called as SatNet with the terrestrial network, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Starlink which is owned by SpaceX and OneWeb, okay, they have launched about 2,500 and 648 LEO satellites respectively at an altitude of about 1,200 kilometer, and now the objective is to promote global broadband connectivity। उसके बाद कुछ इंडियन प्लेयर्स भी हैं लाइक रिलायंस जियो इन अ जॉइंट वेंचर विद लग्जमबर्ग बेस्ड SES एंड अमेजॉन्स प्रोजेक्ट क्विपर, दे ऑल आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ सैटेलाइट नेटवर्क फॉर 5G सर्विसेज। अब इसके फ़ायदा क्या है? इसके फ़ायदा तो पहला ये है सर्विस कंटिन्यूटी, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी एंड एमरजेंसी सिचुएशन, देन टू प्रोवाइड 5G सर्विसेज इन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, and then improving the scalability of the services with the unique capabilities of SatNets, ठीक है। So if you will just see, but the LEO SatNets they can provide service not only to stationary but also to in motion users, मतलब कोई अगर मूव कर रहा है तो उसको भी ये 5G सर्विस दे सकते हैं। Then there is one project which is focusing on integrating these two type of services, those are called as third generation partnership project comprising telecom companies and equipment manufacturers around the world। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इंडिया के दो स्पेस रिलेटेड एजेंसीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2019, सो इट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2019, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो ओवर हियर if you will just see that they focus on optimum utilization of space asset, ये मतलब we can ensure that whatever technology has been developed by ISRO that can be commercialized through New Space India Limited, ठीक है। And now there is one more body that is called as Indian National Space Promotion and Authorization Center which was established in 2020, so it aims to provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure and to promote and guide the private industries in space activities,
ठीक है, हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था कि इंडिया इसको प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इफ यू विल सी दैट यूएस इज लीडिंग इन द कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया भी इसको लेवरेज करना चाहता है। यहाँ पे जो इन स्पेस है इसका मेन फोकस जो होगा, इट विल बी फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर प्रमोटिंग space infrastructure and guiding the private sector. The next is square off. So this square off is a chess term. So the 44th chess olympiad, it is going to be held in Tamil Nadu, and it will be inaugurated from Nehru Stadium in Chennai. Okay, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडिया से टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, 15 ऑफ देम आर वुमेन एंड दे ऑल विल बी गाइडेड बाय विश्वनाथन आनंद। इस वक्त जो है मैग्नस कार्लसन, ओके, हु इज़ अ इंटरनेशनल रिनोन्ड प्लेयर इन चेस, सो ही इज़ लुकिंग टू लीड नॉर्वे टू इट्स फर्स्ट मेडल। ओके, सो करेंटली ही इज़ लुकिंग फॉर अ फर्स्ट मेडल फॉर नॉर्वे एट द 44th चेस ओलंपियाड। द नेक्स्ट इज डेस्परेट मेजर। सो सी दिस इज़ अबाउट म्यांमार, ठीक है ना। तो म्यांमार के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय मिलिट्री जनता या म्यांमार जनता। यहाँ पे म्यांमार जनता का मतलब म्यांमार में जो मिलिट्री रूल है, ठीक है ना, उसको हम म्यांमार जनता कहते हैं। उसका एक और नाम है तात्मा दाऊ, ठीक है। सो द मिलिट्री दैट टुक ओवर द पावर फ्रॉम डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की इन February 2021 and since then they have arrested 14,000 political prisoners, ओके, जिसमें से 11,000 अभी भी प्रिजन में हैं। अभी तक 2,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं और बहुत लोगों को बेघर कर दिया जा चुका है इसमें, ओके। अब हम आते हैं लीडर पे, जो आंग सान सू की। तो आंग सान सू की, शी हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन डजन ऑफ फ़ोनी चार्जेस, मतलब जिसमें फ़ोनी चार्जेस का मतलब बहुत ही हल्के चार्जेस पे इनको अरेस्ट किया गया है, एंड शी हैज़ बीन सेंटेंस टू 11 years इन प्रिजन बाय कंगारू कोर्ट। अब यहाँ पे देखिए कंगारू कोर्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, ये टर्म जो आता है कंगारू कोर्ट्स। अब देखिए कंगारू कोर्ट्स को कंगारू कोर्ट क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। नाउ सी, कंगारू दे हैव द हैबिट ऑफ लिपिंग, जंप मारना, ठीक है ना, चलते नहीं है, वो जंप मारते हैं। तो इट मीन्स इफ एनी कोर्ट इज जंपिंग द प्रोसीजर्स, मतलब इट इज़ नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, इट इज़ नॉट फॉलोइंग द एविडेंस, ओके, इट इज़ जंपिंग थ्रू द एविडेंस और लीपिंग थ्रू द एविडेंस, दैट कोर्ट इज कॉल्ड एज कंगारू कोर्ट, ठीक है। वो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, कोई एविडेंस नहीं मानते, गॉट इट। देयर आर लैप्सेस इन प्रोसीजर्स, लैप्सेस इन एविडेंस एक्सेट्रा, दोज आर कॉल्ड एज कंगारू कोर्ट्स। सो शी हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर 11 years इन प्रिजन थ्रू दिस कंगारू कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो रेबेलियन चल रहा है म्यांमार में, तो देयर वाज आगे लिखा हुआ है कि इसका इकोनॉमिक साइड भी है। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी ऑफ म्यांमार हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 18%। ये नंबर हमारे क्लैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू शो द इम्पैक्ट that it contracted 18% last year and GDP will be 13% lower according to the World Bank. उसके साथ साथ there is armed resistance in rural area and civil resistance in urban areas. उसके बाद जो national unity government है, okay, which has been established by military junta, it does not has any international recognition. और उसके साथ साथ half of the territory of Myanmar has been lost by the national unity government to these rebels. The next is whose GDP is it anyway? So GDP, the full form is gross domestic product, ठीक है। इंडिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी को 2 तरीके से नापते हैं या 2 तरीके से मेजर करते हैं, दैट इज वन इज फैक्टर कॉस्ट, द नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में देर आर 8 सेक्टर्स, ठीक है, जिसमें जो उनका प्रोडक्शन होता है उसको हम मेजर करते हैं, फाइन। मार्केट प्राइस में वी मेजर जीडीपी थ्रू PFCE, दैट इज
private final consumption expenditure, then government final consumption expenditure, then gross final capital investment, GFCI, and then export minus import. So these are the four things which are used for measuring the GDP at market price. Now, gross domestic product in India, it is released by Central Statistics Organization. ठीक है, Central Statistics Organization, which comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. Gross domestic product जो है, it gives the account of economic activity happening in the country. But now this article is shedding light on one critical thing, that is gross GDP versus employment. ठीक है. Now this article says over the period of year, increase in GDP has not resulted into commensurate या proportionate increase in employment. जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, सो सी जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ. इसमें हर एक पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ट्रेंड समझिए. दैट from 1990 to 2000, every 1 percentage point of GDP growth has yielded roughly 1 lakh new formal sector job. ठीक है. उसके पहले जो डिकेड था, ओके, दैट इज 1980s तक 1% ग्रोथ, ओके, इट लेड टू 28 लाख न्यू फॉर्मल जॉब. अब कितना हो रहा है? अबाउट 1 लाख. बाय द टाइम वी आर बिटवीन 2000 एंड 2010, इट इज़ 52,000 न्यू जॉब्स. इसका मतलब कि अगर हम जीडीपी में देखेंगे तो इंक्रीज इन जीडीपी हैज़ नॉट लेड टू कमेंसरेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, बट उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे पहले होता था. ठीक है. तो यहाँ पे द सजेशन इज़ कि क्या जीडीपी नंबर विच मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, कैन इट गिव इज अस द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इट इज़ कंटेस्टिंग दैट फैक्ट. फॉर एग्जांपल अब ये कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी लेता है, जैसे श्रीलंका, यूएस, और सब जगह ये बताता है कि हर कंट्री में ये हुआ है कि द increase in GDP has not led to commensurate increase in job. Now it comes to one country, that is France, where its former president in 2008, Nicolas Sarkozy, he established a commission on measurement of economic performance and social progress, and he asked several Nobel laureates, that is Joseph Stiglitz, Amartya Sen, to develop a more comprehensive measurement framework for economic and social performance as an alternative to GDP. एक ऐसा हम फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक मेजरमेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे जो जीडीपी का अल्टरनेट हो, जो हमको इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर दे सके. वाई? बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस अमंग इकोनॉमिस्ट दैट द नेशन शुड नॉट फॉलो ओनली जीडीपी numbers. Along with that, employment numbers and other socio-economic indicators is also very important. The next is the US search for new role in West Asia. So we know that recently the President of United States, Joseph Biden, he visited West Asia. He went to Israel, where he signed Jerusalem Declaration. In that Jerusalem Declaration, is US and Israel, they have vowed that they will not allow Iran to become a nuclear power. Along with that, he also met Saudi Arabia and requested to increase the oil supply to fill the gap which has been caused by Russia-Ukraine crisis and fall in oil production. Okay, over here यहाँ पे एक नेगेव फोरम इम्पॉर्टेंट है और अब्राहम अकॉर्ड. ये दो चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और एक ये I2U2. नाउ सी व्हाट इज नेगेव. एक नेगेव समिट हुआ था, ठीक है ना, कब? मार्च 2022 में. इसमें वो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे, इज़राइल एंड अरब कंट्रीज़. तो इसमें अरब कंट्रीज़ कौन कौन से थे? फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज़ में इजिप्ट था, मोरक्को था, बहरीन था और यूएई था, एंड इज़राइल था. सो दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेव समिट. फाइन, इट हैज़ गिवन वे टू नेगेव फोरम. नेगेव फोरम, इट इज़ अ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फोरम ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज. ओके. अब्राहम अकॉर्ड क्या है? जब जोसेफ बाइडन, जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, सो ही ब्रॉट टू कंट्री टू साइन अ अकॉर्ड फॉर डीपनिंग देयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज बिटवीन इजराइल एंड यूएई. ठीक है. नाउ
यूएसए डज नॉट वांट टू लीव वेस्ट एशिया अ वैक्यूम। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि यूएस हैज़ विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। सो लाइकवाइज यूएसए डज नॉट वांट टू विड्रॉ फ्रॉम वेस्ट एशिया, okay, because it is still critical. So a new group has been formed for West Asia, that is called as I2U2. It consists of India, Israel, UAE and US, which is also called as West Asian Quad, which looks for the deepening economic cooperation between West Asia and South Asia, ठीक है। नाउ सी दीज आर द इश्यूज। मैं बस इसका एक जिस्ट आपको दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, स्टेट डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है ना। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट, दे बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम generating companies which generate इलेक्ट्रिसिटी एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू कंज्यूमर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमेशा एडवाइस किया है टू रिवाइज द टैरिफ, मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज गोज हाई बिकॉज इम्पोर्ट इज बिकमिंग कॉस्टली, स्पेशली कोल इम्पोर्ट। बट स्टेट गवर्नमेंट दे डू नॉट रेज द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शन। सो इससे क्या होता है कि जो डिस्कॉम कंपनीज हैं दे आर अंडर लॉसेस, ओके। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। सो इंडिया एड्स 5 मोर रामसार साइट्स, ओके। रामसार साइट्स क्या हैं? दीज आर द वेटलैंड्स विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसार कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर ये रामसार कन्वेंशन देखेंगे तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स एंड प्रमोट इट्स सस्टेनेबल यूज़, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो वेटलैंड्स जो है तो यूके में देखिए 175, देयर आर 175 वेटलैंड्स, मैक्सिको में 142 है, इंडिया में कितने हैं टोटल? 54। सो इफ़ यू विल जस्ट सी द 5 मोर वेटलैंड विच हैज़ बीन एडेड, दीज आर कारिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनल मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु, सख्या सागर इन मध्य प्रदेश एंड पाला वेटलैंड इन मिजोरम। इंडिया में जो रामसार वेटलैंड्स हैं their total area is 11,000 square kilometer which is 10% of the total wetland area, ठीक है। ये पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, ठीक। अगर हम देखेंगे रामसार साइट्स में तो बोलीविया में देयर इज़ अ लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया दैट इज़ 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर नंबर ऑफ वेटलैंड्स देखेंगे तो यूके इज़ हाईएस्ट और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो बोलीविया इज़ हाईएस्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस वेटलैंड? So we will just see that wetlands, they are area of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with the water that is static or flowing. ये broad definition है, like fresh, brackish or salt water lake, which also includes marine water, but it does not include, this is very important, river channels, paddy fields, human-made water bodies, tanks created for drinking purpose और कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्वा कल्चर और फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। अब जो रामसार वेटलैंड्स को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज़ रामसार कन्वेंशन 1961। इफ़ दैट वेटलैंड सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, और इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, okay, or it is important source of food for fishes, spawning ground, nursery and migration path for fish stocks. Now ISRO ने एक assessment report किया है, that is National Wetland Inventory and Assessment, which says that India's wetland spans around 1,50,600 square kilometers. Okay, again now see the European Union, who was struggling with the gas and oil supply, now they have decided to reduce the gas use by 15% because Russia has decided to supply the cut from Nord Stream 1, which passes through Baltic Sea. The next is recently Indonesia and China, they have pledged deeper ties, okay, in areas such as agriculture and food security. So if you will just see that in Indonesia's biggest trading partner, it is China,
okay, and they are going to deepen their economic relationship. The next is IMF, International Monetary Fund. So Bangladesh seeks $4.5 billion IMF loan to as reserve shrinks, that is foreign exchange reserve shrinks. So there are D8 nations who are seeking to overcome economic hardship. These D8 nations, if you will see, these are Egypt, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turkey and Bangladesh. Okay. The next is again International Monetary Fund. So see, यहाँ पे मैं International Monetary Fund के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूँ. It is an outcome of Bretton Woods Agreement. ठीक है. World Bank और IMF को together we call Bretton Woods sister. So this is the outcome of Bretton Woods Agreement. IMF, it is headquartered at Washington DC, and the chairman and managing director is Christina Georgieva, and deputy managing director is Ms. Geeta Gopinath. तो यहाँ पे because of prospect of global recession, which IMF has cut its outlook for global economy this year and for the next year. तो जो global GDP estimate है growth का वो IMF के हिसाब से 3.2% है, which is 0.4% और 40 basis point lower than April's forecast. उसके बाद अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है उसको भी बाई 0.8% डिग्रेड किया गया टू 7.4% फॉर दिस ईयर. ठीक है. अब देखिए इंडिया के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. इंडिया 7.4% जीडीपी ग्रोथ इज द सेकेंड हाइएस्ट आफ्टर सऊदी अरेबिया 7.6%. इंडिया whose GDP was projected at 8.7% will see growth slow down to 6.1% in year 2023. The next is one-liner that Home Ministry clears Wilson as Air India CEO. The Ministry of Home Affairs has guaranteed security clearance to Air India CEO and MD Campbell Wilson. Earlier, he was the CEO of Scoot, which is Singapore's airline's low-cost subsidiary. Okay. Now from sports. अब देखिए ये important है sports से. So see, India is going to host the Women's 50 over World Cup in 2025. ठीक है. India, this is going to host this event for the fourth time. Earlier it has hosted it in 1978, 1997 and 2013. उसके बाद Bangladesh is going to host 2024 T20 World Cup. England will host T20 World Cup for 2026 and Sri Lanka will hold T20 Championship Trophy in 2027. The next, the new associate members of ICC. So Cambodia, Cote d'Ivoire and Uzbekistan, they have been made the new associate members at the of the ICC at this meeting. The next is about Neeraj Chopra, who won silver at World Athletics Championship, which was held in US. So he has pulled out from CWG because of injury. Now the last environment related news from state. एक वो न्यूज़ हम कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. Yeah, this is rare flight of Antarctic's light mantle albatross to Tamil Nadu introduced researcher. So if you will just see that रामेश्वरम एक एरिया है, ठीक है, और उसके आसपास है गल्फ ऑफ मन्नार. उस गल्फ ऑफ मन्नार का एक नेशनल पार्क है जिस कॉल्ड इज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ऑन एडम्स ब्रिज. नाउ इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक मरीन इकोसिस्टम. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द लाइट मेंटल एल्बेट्रोस हैज़ बीन स्पॉटेड ऑन द रामेश्वरम कोस्ट. सो इट इज़ द फर्स्ट एशियन रिकॉर्ड ऑफ लाइट मेंटल एल्बेट्रोस, ओके, फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड, तमिल नाडु. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.